पश्चिम बंगाल और केंद्र सरकार के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। मां माटी मानुष से ये लड़ाई शुरू हुई और अब बाबूशाही पर पहुंच चुकी है। अच्छा, जो ताजा विवाद है वो तब शुरू हुआ जब बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर पश्चिम बंगाल में हमला हुआ था। आरोप लगा कि पुलिस तमाशबीन बनी खड़ी रही। टीएमसी कार्यकर्ता की तरह रवैया है बंगाल की पुलिस का। नड्डा पर हमले को लेकर गृह मंत्रालय ने संज्ञान लेते हुए नकेल कसने की शुरुआत की। जिन 2 आईएएस अधिकारियों के जिम्मे नड्डा की सुरक्षा थी, उन्हें गृह मंत्रालय ने बुलाया। अब यहां से ममता सरकार ने विवाद को और गहरा कर दिया। साफ इनकार कर दिया कि दोनों अफसर पश्चिम बंगाल कैडर के हैं। गृह मंत्रालय को उन्हें बुलाने का कोई हक नहीं। आईएएस अधिकारी गृह मंत्रालय के अधीन होते हैं, लेकिन बंगाल सरकार की शह पर उन्होंने भी दिल्ली आने में असमर्थता जता दी। और देखिए, अब आप देख सकते हैं मेरे साथ चर्चा में आगे शामिल होने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी मौजूद हैं। टीएमसी के समर्थक पेशे से वकील हैं तौसीफ खान जोड़ रहे हैं हमारे साथ। सुप्रीम कोर्ट से 2 वरिष्ठ वकील विराग गुप्ता जी, डीके दुबे जी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले तो मुझे लगता है तौसीफ खान को आकर बताना चाहिए। तौसीफ खान साहब, दिक्कत क्या है? आपके बंगाल के अंदर जो अधिकारी हैं वो इतने असमर्थ क्यों हैं कि अगर गृह मंत्रालय उनको तलब करता है तो वो कोलकाता से दिल्ली तक नहीं आ पाते हैं? डेपुटेशन में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बुलाना चाहती है तो उसका एक तरीका ये भी होता है, एलिजिबिलिटी डेपुटेशन में कौन जाता है जब आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स खुद भी मांग करते हैं। सर एक सेकंड, मैंने डेपुटेशन वाला सवाल नहीं पूछा। अभी तो आप मुझे ये बता दीजिए कि डीजीपी साहब वो क्यों नहीं आ पा रहे हैं दिल्ली जवाब देने के लिए? मुख्य सचिव वो क्यों नहीं आ पा रहे हैं दिल्ली जवाब देने के लिए? अभी मैं डेपुटेशन पर आई नहीं हूं सर, पहले तो आप मुझे बताइए। देखिए, मुख्य सचिव ने पत्र लिखा है 11 दिसंबर 2020 में। उन्होंने उनके पत्र का रेफरेंस देते हुए बताया है कि क्या बंदोबस्त था। करीब 700 पुलिस अफसर जेपी नड्डा के काफिले के लिए तैनात किए गए थे। उसमें 70 सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर थे, 14 इंस्पेक्टर थे, 8 डेप्यूटी एसपी थे। तौसीफ खान साहब, आप वो पत्र पढ़कर मुझे यहाँ पर सुना रहे हैं, दर्शकों को सुना रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ सर कि अगर गृह मंत्रालय ऑफिसर को बुलाता है कि बताओ आकर, रिपोर्ट दो आकर, तो कोलकाता से दिल्ली आने में क्या दिक्कत है? या सिर्फ और सिर्फ केंद्र की बात नहीं माननी है, झंडा बुलंद करना है विरोध का, और ऐसे में अधिकारियों को भी राजनीतिक चोला उड़ा देना है ममता बनर्जी को, इस वजह से ये सारा विद्रोह। मैं वही आपको बता रहा हूं कि 11 दिसंबर का पत्र लिखा गया है होम सेक्रेटरी को, मुख्य सचिव की तरफ से बंगाल के, और उन्होंने अपना पूरा डिटेल उसमें बता दिया है। और उसमें उन्होंने ये गुजारिश की है कि पर्सनल अपीयरेंस को डिस्पेंस कर दी जाए। और इसमें उन्होंने बताया है कि 3 केसेस भी चलाए गए हैं और स्टेट ऑफिशियल और स्टेट गवर्नमेंट इस मामला में सीरियसली इस मामला को देख भी रही है। देखिए, जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं वो किसी मालिक के गुलाम नहीं होते। ऑफिसर जो होते हैं वो किसके गुलाम होते हैं, किसके गुलाम नहीं होते हैं, वो किसकी जबान बोलते हैं, वो किसके राजनीतिक रंग में ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं, इस पर मैं बाद में आऊंगी। लेकिन जो मेरा सवाल था कि साहब, अगर गृह मंत्रालय बुला रहा है तो आकर सामने हाजिर होकर जवाब देने में क्यों असमर्थता जता रहे हैं आपके अधिकारी? उसका आपने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। आप बता रहे हैं मुझे चिट्ठी पढ़कर कि देखिए चिट्ठी तो लिखकर भेज दी है ना। मैं ये पूछ रही हूं कि पत्र क्यों खेल रहे हैं, बात क्यों नहीं मान लेते हैं? क्या ममता बनर्जी राजनीतिक शय पर अब प्रशासनिक अधिकारियों का राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल कर रही हैं? फिर तो ये आरोप लगेंगे ना प्रेम शुक्ला। देखिए, ऑल इंडिया सर्विस में जो लोग होते हैं वो किसी के मालिक के कोई गुलाम नहीं होते, ये बात आपको समझना होगा। रोमाना जी, मुझे इसका उत्तर देना है, संभवतः आपने मुझसे प्रश्न पूछा है। आइए प्रेम शुक्ला जी। रोमाना जी, ये स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है कि भारत के प्रशासनिक ढांचे को भी किस तरह से राजनीतिकरण से आगे बढ़कर अपराधीकरण की दिशा में सुश्री ममता बनर्जी ले जाने पर आमादा है। कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी सेंटर है, आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होता है, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विसेज होता है। ना तो बंगाल सर्विसेज है, ना ओडिशा सर्विसेज है, ना महाराष्ट्र सर्विसेज है। अगर कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी ने संघीय ढांचे के तहत यदि किसी अधिकारी को तलब किया है तो उसको अनुपस्थित रहने की अपरिहार्यता का एक्सप्लेनेशन देना चाहिए।
यहाँ पर जो पत्र लिखा गया है उसमें क्या अनुपस्थित होने की अपरिहार्यता क्या है? ऐसी कौन सी अपरिहार्य स्थिति है जिसमें मुख्य सचिव महोदय या पुलिस महानिदेशक महोदय जब उनको केंद्र ने समन किया है तो उपस्थित रह पाने में क्यों वो असमर्थ है? उसकी असमर्थता का कोई वैलिड रीजन होना चाहिए। वो तो इस दे तरह ही नहीं का रहे। कोई वैलिड रीजन ना देकर वो तो तौसीफ खान साहब दे ही नहीं की जो रहे। राजनीति की जा तौसीफ खान रही साहब तो चिट्ठी पढ़कर सुना रहे हैं, कह रहे हैं पत्र तो लिख दिया ना, फिर जाने की जरूरत क्या है वहां पर? विराग गुप्ता जी, ये जवाब हो सकता है क्या? गृह मंत्रालय की तरफ से 2 अफसरों को तलब किया जाता है और यहां पर बैठकर टीएमसी के समर्थक कह रहे हैं कि चिट्ठी तो लिख दी, क्यों जाएं? नहीं, देखिए, इस पूरी समस्या के 3 पहलू हैं। पहला ये है कि विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर बंगाल में जिस तरीके से हमला हुआ, हिंसा की राजनीति है, वो निश्चित तौर पर निंदनीय है। ये एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि संघवाद में प्रशासनिक संकट को अगर हम संवैधानिक संकट में बदल देंगे तो ये पूरे देश के लिए एक नई चुनौती है। और तीसरा जो दोनों दलों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, टीएमसी के लिए और भाजपा के लिए, कि सरकार और पार्टियों के बीच फर्क खत्म होता जा रहा है और ब्यूरोक्रेसी चाहे केंद्र की भाजपा की तरफ से काम कर रही है, राज्य की टीएमसी की तरफ से काम कर रही है, तो इसमें रूल ऑफ लॉ संविधान लागू नहीं हो पा रहा है। ये एक सोचने की बात है। ऐसा नहीं हो कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, कि राज्यों में लोग अपनी अपनी मनमानी करें, केंद्र में अपनी मनमानी करें और उस नियमों की उसमें जो अफसर हैं वो उसमें बेवजह उसमें परेशान हो। इस बात को राजनेताओं को समझने की आवश्यकता है। पर सर, समझ तो कोई नहीं रहा है ना। डीके दुबे जी, ये प्रशासनिक संकट को संवैधानिक संकट में फिलहाल इस पूरे मामले में आपको क्या लग रहा है सर? कौन तब्दील करता हुआ नजर आ रहा है? कौन बात को बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर? मुझे लगता है कि ये एक संवैधानिक व्यवस्था है और इस संवैधानिक व्यवस्था के एक सीधा सा पहलू है जो वो कह रहे हैं कि चिट्ठी लिख दी गई है। इस प्रकार की चिट्ठी राय सहारा ने भी माननीय राम जेठमलानी के थ्रू सुप्रीम कोर्ट को दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने वारंट करके उनको उठवा लिया था। इसलिए इस व्यवस्था में जहां पर अधिकार दिया है हमने संवैधानिक रूप से, वहां अगर अधिकार का इस्तेमाल किया जाता है और वो व्यक्ति चिट्ठी देकर जवाब देता है और उस चिट्ठी में कोई एक्सेप्शन नहीं रखता है और ये नहीं बताता है कि भाई हमारे कारण क्या है या मैं बीमार हूं या कोई और समस्या है, तो फिर केंद्र को इतना अधिकार है कि फिर उनके खिलाफ वो एक कोर्सिव एक्शन लेगा नेक्स्ट स्टेप में। और मैं आपको बता दूं, ममता बनर्जी कुछ नहीं कर रही हैं और ये अधिकारी अपनी नौकरी को दांव पर लगाए हुए हैं, क्योंकि जैसे ही इनका कैडर चेंज हुआ, कैडर चेंज होने के बाद अब इनकी सैलरी और इनकी व्यवस्था उस कैडर से होनी है जहां से होना है, और अगर उस जगह पर ये अनुपस्थित रहते हैं तो कोर्सिव एक्शन हो जाएगा। फिर ममता बनर्जी जी सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी में इनको जोड़ पाएंगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगी। ये सीधी व्यवस्था है कि आपने सेंट्रल सर्विसेज बनाई है, हमने उनका अपॉइंटमेंट किया है, अपॉइंटमेंट करके हमने एक कैडर बनाकर उनको दे दिया है और केंद्र सरकार को ये पूरा अधिकार है, गृह मंत्रालय को, कि वो कैडर हर 5 साल में रिव्यू करता है और बीच तो मतलब आप बड़ी बात कह रहे हैं सर, आप बड़ी बात कह रहे हैं विराग गुप्ता जी। मतलब यहाँ पर अनुशासनात्मक कार्रवाई का दरवाजा अब खुल जाएगा इन अधिकारियों के खिलाफ? एक्शन लिया जा सकता है इन अधिकारियों पर? नौकरी जा सकती है इनकी? नहीं, देखिए, जो डिप्यूटेशन की जो व्यवस्था है उसके 3 हिस्से हैं। जी। एक है अफसर, दूसरा राज्य सरकार और तीसरा केंद्र सरकार। सामान्यतः डिप्यूटेशन की व्यवस्था ये होती है कि अफसर अपनी विलिंगनेस देते हैं, राज्य सरकार उसकी रिकमेंडेशन करते हैं और केंद्र सरकार उसमें फाइनल अथॉरिटी होता है। लेकिन इस पूरे मामले में न ही अफसरों ने अपनी विलिंगनेस दी है, न राज्य सरकार ने अपनी अनुशंसा दी है, तो केंद्र सरकार अपनी जो अथॉरिटी को इस्तेमाल करना चाह रहा है। यहाँ पर रूल ऑफ लॉ की एक बात आती है कि ऐसी कौन सी विकट बात है कि जिसमें अफसरों को डायरेक्टली डिप्यूटेशन पे बुलाया जा रहा है। संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ सबके साथ समानता है, तो क्या किसी भी राज्य में कोई भी हिंसा की वारदात होगी वहां से अफसरों को सीधे केंद्र में डिप्यूटेशन में बुला लिया जाएगा? तो मुझे लग रहा है कि ये ब्यूरोक्रेसी के एक सिस्टम की भी बात है जहां पर अफसर सही अमेरिका आप जो बात कह रहे हैं, देखिए, आपने जो बात कही और डीके दुबे जी ने जो बात कही, तो यहाँ पर दोनों जो राजनीतिक दलों के एक तरीके से नुमाइंदे हैं, अब जवाब उनको देना। प्रेम शुक्ला जी, जो बात विराग गुप्ता जी कह रहे हैं कि साहब जो काम ममता बनर्जी कर रही हैं, जो अभी हम कह रहे थे कि अगर केंद्र उनके अफसरों को तलब कर रहा है तो उन्हें वो जाने नहीं दे रही हैं, वो असमर्थता जता रहे हैं, अब यही काम तो केंद्र सरकार की तरफ से भी किया जा रहा है। आप डिप्यूटेशन पर क्यों बुलाने के लिए इतने आमादा नजर आ रहे हैं बंगाल कैडर के अफसरों पर को? तो अब की बार अफसरों पर तकरार है, मोदी वर्सेस ममता सरकार है। बिना वक्त गवाए सीधे रुक करेंगे प्रेम शुक्ला जी, जो बात विराग गुप्ता जी कह रहे थे, तो क्या समझा जाए सर? ममता को उन्हीं के अंदाज में जवाब देने के लिए जो बंगाल कैडर के अफसर हैं उनको डिप्यूटेशन पर केंद्र बुला रहा है क्या?
देखिए, जब नियोक्ता कौन है तो केंद्र है, और केंद्र जब नियोक्ता ने देखा कि उनका अफसर जो है किसी राज्य में गया, उससे वहां निष्पक्ष काम करने की उससे अपेक्षा है, वहां पक्षपातपूर्ण एक राजनीतिक कार्यकर्ता की भूमिका निभाता है। एक जेड सुरक्षा श्रेणी में, जिसको जेड सुरक्षा श्रेणी प्राप्त है, ऐसे दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्र दल के अध्यक्ष पर हमला होता है, तो उस हमले में वो प्रत्यक्षदर्शी है सामने से, फिर भी कार्रवाई करने की बजाय वो राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के साथ वो स्वयं का उसका जो है किसी तरह का साठगांठ दिखाई देती है। ऐसे में यदि नियोक्ता उस अधिकारी को प्रतिनियुक्ति पर बुलाता है, यह तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। ऐसे में जब नियोक्ता ने अगर उनको कॉल किया, तो भी अगर राज्य सरकार ऐसे अधिकारियों को संरक्षण देती है जो आपराधिक कृत्य को संरक्षण देने का कुकृत्य करते हैं, तो भाई संघीय जो ढांचा है, पूरे संघीय ढांचे को चुनौती दी जा रही है। कल किसी भी राज्य में आपराधिक व्यक्तित्व, आपराधिक कार्रवाइयों में संलिप्तता जो है, राज्य में जो केंद्र से नियुक्त पर आए अधिकारी है उसमें होंगे, और जो नियोक्ता है ठीक है सर, कोई अधिकारी नहीं होगा। ठीक है सर, मैं ब्रेक के लिए रुक रही हूँ, उसके बाद में चर्चा इसी दिशा में आगे बढ़ाऊंगी। तो क्या केंद्र पर सवाल उठाना बेमानी हो जाता है? क्योंकि अगर अफसर राजनीति करेंगे तो फिर अंजाम तो भुगतने के लिए तैयार रहना होगा ना अफसरों को। तो अफसरों पर तकरार, आमने सामने मोदी और बंगाल सरकार। हम सीधे आपको लिए चलते हैं खास मेहमान जो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तौसीफ खान साहब, अब जवाब दीजिए। ब्रेक से पहले जो सवाल उठा रहे थे यहां पर प्रेम शुक्ला जी की साहब, अफसरों का राजनीतिकरण कर दें आप, अफसर अपनी ड्यूटी में चूकें और केंद्र उनसे सवाल जवाब भी ना करे। केंद्र ने तो पत्र लिख दिया कि आप लोग चले आइए, अफसर ने उनको पत्र में जवाब दे दिया कि हमने क्या एक्शन लिया है और हम क्यों नहीं आ सकते। इसमें राजनीति तो अब केंद्र कर रही है। नहीं, क्यों नहीं आ सकते का तो आपने जवाब ही नहीं दिया। आप जो पूरा पत्र पढ़कर सुना रहे थे, सर ये तो बताइए क्यों नहीं आ सकते में क्या जवाब लिखा, ये तो आपने बताया ही नहीं। बीमार हो गए, कोरोना का डर सता रहा है, घर में कोई इमरजेंसी आ गई है, क्यों नहीं आ सकते, क्या जवाब दिया है बताइए ना। क्योंकि वो ड्यूटी कर रहे हैं मैडम, वो ड्यूटी कर रहे हैं। अच्छा, वो स्टेट कार्डर में है। अच्छा, सारे लोगों को उनका एक जुरिस्डिक्शन है, वो अपना काम कर रहे हैं। आप देखिए, ये जो IAS IPS ऑफिसर्स एक सेकंड सर, ये किसी नौकर, किसी मालिक के नौकर नहीं होते सर। बार ये जो आप दोहरा रहे हैं कि IAS IPS जो है किसी मालिक के नौकर नहीं होते हैं सर। IAS IPS जो है सर वो किसी स्टेट के भी नौकर नहीं होते हैं सर, ठीक है ना। IAS IPS किसी स्टेट के भी नौकर नहीं होते हैं सर, वो किसी स्टेट की भी कठपुतली नहीं होते हैं सर। कि अगर केंद्र जिसके अंतर्गत वो आते हैं वहां पर उनको बुलाया जाए तो वो कह दें चिट्ठी लिखकर कि हम नहीं आ सकते हैं, हम ड्यूटी कर रहे हैं। और आप बार बार ये जो तर्क दे रहे हैं DK दुबे जी, इस पर मुझे लगता है आपको बताना चाहिए क्योंकि आप वकील हैं कि संविधान क्या कहता है, व्यवस्था क्या है सर। देखिए, ऑल इंडिया कार्डर रूल्स जो है ना, IPS कार्डर रूल 1954 में उसके रूल 6 में व्यवस्था की गई है। अभी जो विराट जी भी कह रहे थे कि तीनों की कंसेंट चाहिए, तीनों की कंसेंट यानी कि IPS ऑफिसर की कंसेंट टेबल तक चाहिए जब वो किसी इंडिविजुअल को दिए जाएंगे। लेकिन केंद्र अगर उनका कार्डर चेंज करता है तो स्टेट से कंसल्टेशन होनी चाहिए। लेकिन इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट सेंट्रल हैविंग द राइट मीन सेंट्रल शैल डिसाइड, वर्ड शैल डिसाइड किया गया है। शैल का मतलब ये हो गया कि सेंट्रल के पास फुल पावर है, डिसाइडिंग अथॉरिटी, अंतिम फैसला लेने का अधिकार केंद्र के पास है। आइए विराट गुप्ता जी, आप हाथ उठा रहे थे। नहीं, देखिए, पहले नंबर पर जो DK जी जो बात बोल रहे हैं ये कैडर चेंज का मामला नहीं है। हाँ। कैडर चेंज और डिप्यूटेशन दो अलग अलग चीजें हैं। ये डिप्यूटेशन का मामला है, कैडर चेंज का मामला नहीं है। और आज तक मैंने ऐसा कभी भी नहीं सुना है कि किसी अफसर की सहमति के बगैर कैडर चेंज किया गया हो, तो ये डिप्यूटेशन का मामला है। इस डिप्यूटेशन के मामले में 3 बातें बिल्कुल स्पष्ट हैं कि दोनों पक्ष, भाजपा और TMC, दोनों अफसरशाही का राजनीतिकरण कर रहे हैं। और जो DGP और चीफ सेक्रेटरी के पत्र से रिस्पॉन्स से जाहिर है कि वो राजनीतिक जो आका हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनके दिशा निर्देश के अनुसार काम कर रहे हैं। इसलिए अफसरों को बलि का बकरा बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है। तौसीफ खान साहब, क्यों बलि का बकरा बना रहे हैं आप? क्यों बलि का बकरा आपकी सरकार बना रही है अफसरों को? आप सुन रहे हैं? आप देखिए, यहाँ एक्सपर्ट बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं चिट्ठी से साफ हो रहा है कि ये लोग बलि का बकरा बना रहे हैं अफसरों को। देखिए, बलि का बकरा जो है वो केंद्र सरकार बनाना चाह रही है, क्योंकि जब तक के स्टेट गवर्नमेंट उन्हें रिलीज ना करे, जब तक स्टेट गवर्नमेंट नो ऑब्जेक्शन ना दे,
वो डेपुटेशन में सेंटर नहीं जा सकते। भाई आप लोग कैसे स्टेट बातों कैडर को में है, उलझाते उनकी जिम्मेदारी है हैं? यहाँ दो अलग अलग मसले हैं। एक है अफसरों को डेपुटेशन पर भेजना, और दूसरी बात यह है कि जो गृह मंत्रालय ने तलब किया हुआ है आपके डीजीपी को, मुख्य सचिव को, उनका नाफरमानी करना कि केंद्र बुला रहा है उनको और वो चिट्ठी लिखकर कह रहे हैं हम नहीं आ सकते। ये क्या तरीका होता है? उस चिट्ठी की बात हो रही है यहाँ पर। आप दर्शक को बेवकूफ क्यों बना रहे हैं? अगर वो चिट्ठी नहीं लिखते तो आपका ऑब्जेक्शन जायज रहता। केंद्र ने कुछ उनको तलब किया, उनके तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। अच्छा, रिस्पांस में वो तो कह रहे हैं कि पर्सनल अपीयरेंस डिस्पेंस कर दीजिए। हमने क्या एक्शन लिया वो उन्होंने बता दिया है। हम यहाँ काम कर रहे हैं वो उन्होंने बता दिया। अब इसके बाद प्रेम शुक्ला जी, केंद्र चाहे तो केंद्र भी उसका जवाब दे सकती है। जो जवाब देना होगा। गुजारिश कर रहे हैं कि भाई हमें मत बुलाओ, पर्सनली हमने तो काम सही तरीके से किया था और चिट्ठी में पूरी लिखकर जानकारी भी दे दी है। देखिए मतलब आप वो जो है खुद ही अपने बारे में निर्णय लेने वाले अधिकारी हुए कि उन्होंने सही काम किया, गलत काम किया। सामने आपको दिखाई दे रहा है कि एक जेट सिक्योरिटी काफिले पर हमला होता है, वो सिर्फ जो है मूकदर्शक बनकर रह जाते हैं। यानी उनका जो ड्यूटी से डिरेक्शन जो है वो स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। ऐसे में अगर उनसे केंद्र इस पर जवाब मांगता है तो सिर्फ चूंकि उन्होंने पत्र लिख दिया, उस पत्र में वो क्यों नहीं आ रहे हैं इसका तर्क संगत किसी प्रकार का कारण दिया जाना चाहिए। तो तर्क संगत कारण क्या है भाई? क्या जैसे आपने पूछा कि वो कोरोना से डर रहे हैं क्या, बीमार है क्या, घर में कोई ऐसी स्थिति क्या है क्या, ऐसा कोई असाइनमेंट उनके पास है जिसके कारण वो किसी प्रकार की यात्रा नहीं कर सकते या दिल्ली नहीं आ सकते? ऐसा कोई कारण उस पत्र में दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, बस कारण तो ये गिना रहे हैं यहाँ पर बैठकर तौसीफ खान की काम कर रहे हैं। तौसीफ खान साहब आप समझ ये नहीं पा रहे हैं कि गृह मंत्रालय उन्हें इसीलिए बुला रहा है कि जो काम आपको दिया गया था, जो आपकी ड्यूटी थी, आपने वो सही तरीके से निभाई नहीं सर। इसी को जवाब के लिए तो केंद्र बुला रहा है और आप बार बार ये कह रहे हैं कि नहीं हमारे अधिकारी तो काम कर रहे हैं जी, काम कर रहे हैं इसलिए वो नहीं जा सकते हैं। सर काम में चूक हो गई है इसीलिए बुलाया जा रहा है। अब आप मेरा सवाल सुनिए, और सवाल ये कि क्या चाह रहे हैं आप लोग? इन अधिकारियों पर कार्रवाई करवाना चाह रहे हैं आप लोग केंद्र से? इस मामले को और स्ट्रेच कराना चाह रहे हैं आप लोग? क्या चाह रहे हैं आप लोग? देखिए होम मिनिस्ट्री को तो चाहिए कि जेपी नड्डा जी पर कार्रवाई करे, क्योंकि वो कोरोना टेस्ट पॉजिटिव हो गए हैं। वो कहां घूम करके गए हैं, कितने लोगों के साथ घूमे हैं, क्या उन्होंने मास्क पहना था, क्या उन्होंने सोशल डिस्टेंस मेंटेन किया था, आप इसकी कार्रवाई होनी चाहिए। कितने लोगों को वो कोरोना इफेक्ट कर दिया। किसे क्या कार्रवाई करनी चाहिए ये सब बता देना आप, लेकिन आपको क्या करना चाहिए, आपकी सरकार को क्या करना चाहिए, आपकी सरकार को क्या नहीं करना चाहिए, इसका कोई जवाब नहीं है आपके पास। क्या कोरोना खत्म हो गया है क्या? क्या कोरोना का रूल जेपी नड्डा साहब पे अप्लाई नहीं करता? वो तो बड़े नेता है, उनपे क्या रूल्स ये अप्लाई नहीं करते? कोरोना पे मैं चर्चा ही नहीं कर रही हूँ ना, मैं कोरोना पे चर्चा नहीं कर रही हूँ सर, मैं कोरोना पे चर्चा नहीं कर रही हूँ। हुए या नहीं हुए आप बताइए सर, आप मुझे ये बताइए कि आपके अधिकारी क्यों नहीं आ रहे हैं गृह मंत्रालय में, आकर क्यों जवाब नहीं दे रहे हैं? रूल्स इतनी देर से आपको एक्सपर्ट बता रहे हैं, आपको रूल्स नहीं समझ में आ रहे हैं इतनी देर से। 1 घंटे से हम लोग ये बहस कर रहे हैं, आप कभी कोरोना की आड़ में छुप रहे हैं, कभी रूल्स की आड़ में छुप रहे हैं, लेकिन आपके पास एक जवाब नहीं है कि आखिरकार चिट्ठी लिख देने का क्या मतलब है। आपकी सरकार क्या चाह रही है, ममता बनर्जी क्या चाह रही है कि इन अफसरों पर कार्रवाई हो जाए? विराग गुप्ता साहब, अल्टीमेटली क्या होगा अगर इन नाफरमानी ऐसी चलेगी तो केंद्र एक्शन ले सकता है ना इन पर? तो आपका सवाल जायज होता। जो प्रेम शुक्ला जी और तौसीफ जी दोनों बातें बोल रहे हैं उसके 3 पहलू हैं। पहला पहलू तो ये है कि अगर, क्योंकि आज अफसर बगैर राज्य सरकार की अनुमति के नहीं अपने स्टेशन छोड़ सकते हैं और सारी बातें उनके राज्य सरकार के अधीन हैं। लेकिन अगर केंद्र सरकार के पास प्रमाण है कि इन अफसरों की वजह से हमले हुए या इनकी लापरवाही थी, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, तो इसके बेसिस पर केंद्र सरकार राज्य सरकार के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, यहां तक कि राष्ट्रपति शासन की भी अनुशंसा हो सकती है। नंबर 1। नंबर 2, अगर अफसरों के खिलाफ प्रमाण है तो उनको डिप्यूटेशन में बुलाने की बजाय उनका कंपलसरी रिटायरमेंट किया जा सकता है, 56J के तहत कार्रवाई की जा सकती है। और तीसरे नंबर पर इस बात को फिर मैं बोल रहा हूं कि लोकतंत्र स्वस्थ परंपराओं से चलता है, पार्टी और सरकार का फर्क खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि अफसरों की निष्ठा राजनीतिक दलों के प्रति नहीं होनी चाहिए, संविधान के प्रति उनकी निष्ठा होनी चाहिए। एब्सोल्युटली सर, ये फर्क अब आजकल दिखता नहीं है। सरकार पार्टी के बीच का जो डिफरेंस है वो दिखाना पड़ेगा जब आप सत्ता में है। मुझे लगता है कि डीके दुबे साहब के पास हमें चलना चाहिए। दुबे जी, यहाँ पर जो विकल्प अभी विराग गुप्ता जी गिना रहे थे सर, उनमें सबसे ज्यादा चांसेस आपको किसके लग रहे हैं? क्या बंगाल राष्ट्रपति शासन की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है यहाँ से?
नहीं, फिलहाल मुझे लगता है कि राष्ट्रपति शासन लगाने की बजाय केंद्र ने उसके छोटा एक एक्शन लेने की कोशिश की है कि शो कॉज नोटिस टाइप दिया है कि आप आकर मुझे स्थिति क्लियर करें कि आखिर हुआ क्या था। अभी कोई एक्शन नहीं लिया है। अगर वो पहले से कंफर्म होते तो एक्शन लेते ही। डेमोक्रेसी में आपके पास, या जब आर्टिकल 14 की बात वो कर रहे हैं तो सबसे पहले एक नोटिस दिया जाता है। उनको नोटिस देकर बुलाया है, अपना जवाब दीजिए। अब जवाब दीजिए का मतलब ये नहीं है कि आप पत्र लिखकर कह देंगे हमारे पास समय नहीं है। आप नौकरी कर रहे हैं, आप ड्यूटी किसकी कर रहे हैं? ड्यूटी जिसकी कर रहे थे वो तो पूरी नहीं हुई, और अगर वो पूरी नहीं हुई है, चलो कोई भी कारण हो, जैसा ये बता रहे हैं, कोई भी कारण हो, लेकिन वो कारण आप आकर स्पष्ट तो करेंगे अधिकारियों के सामने जो आपको बुला रही है पर्सनल डिपार्टमेंट। तो आप उनके सामने अगर नहीं आते तो हमारा कोर्ट क्या करता है? हमारा कोर्ट करता है, नोटिस करने के बाद एक्शन लेता है। बिल्कुल, एक्शन की तरफ बढ़ता हुआ ये पूरा मामला नजर आ रहा है। विराग गुप्ता जी, जल्दी से क्या जोड़ना चाह रहे हैं सर आप? नहीं, देखिए, दो बातें हैं। पहले बात, ये नोटिस नहीं दिया गया, एक्शन ले लिया गया है। उनको डिप्यूटेशन पे बुलाना अपने आप में एक एक्शन है, ये नोटिस नहीं है। दूसरे नंबर पर नहीं सर, डिप्यूटेशन वाला मामला अलग है और वो जो डीजीपी और मुख्य सचिव को बुलाया था ना गृह मंत्रालय ने, वो अलग है। ये दो मामले हैं जिस पर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। एक्चुअली तौसीफ खान साहब ने उस मामले को और कंफ्यूज कर दिया क्योंकि अपनी सहूलियत से वो कभी भी किसी मामले पर जवाब देना शुरू कर देते थे। जब कोरोना में जब सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है तो मुझे लग रहा है कि इसमें उनके जो लिखित जवाब है या उनको ऑनलाइन भी उनको जवाब दिया जा सकता है। पर्सनल प्रेजेंस की आवश्यकता बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। जब मैं आर्टिकल 14 की बात कर रहा हूं तो मैं ये कह रहा था केंद्र सरकार के इस बात को जवाब देगी कि देश के किसी भी राज्य में जब जेट सिक्योरिटी वाले के ऊपर हमला होता है, क्या सभी अफसरों को केंद्र में डिप्यूटेशन पे बुला लिया जाता है? शुक्ला जी, जवाब दे दीजिए जल्दी से। बड़ा वैलिड सवाल है जो विराग गुप्ता जी ने खड़ा किया। हाँ, लेकिन अगर हमला हो रहा और वो मुखदर्शक बने खड़े रहे और राजनीतिक कार्यकर्ता की तरह बिहेव करे तो उनके इस बिहेवियर को पुरस्कृत तो नहीं किया जा सकता ना। विराग जी, अगर कोई व्यक्ति अपनी ड्यूटी करने की बजाय राजनीतिक दल के कार्यकर्ता की तरह एक जेट सिक्योर्ड व्यक्ति पर हमला होने के बावजूद अगर वो मुखदर्शक बना रहे, कोई कार्रवाई नहीं करे, चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। देखिए, दर्शक भी जान चुके हैं कि भाई अगले साल अप्रैल मई के अंदर बंगाल में चुनाव है और अब मानकर चलिए आपकी जो भी मुद्दा होगा बंगाल का वो इसी तरीके से सियासी तौर पर गरमाएगा। ताजा मामला जो है वो अब अफसरों को लेकर ये तकरार है जिसमें एक बार फिर से आमने सामने मोदी और ममता सरकार। देखिए, बड़ी खबर महाराष्ट्र से यह है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और अजीत पवार समेत महाराष्ट्र के कई मंत्रियों के सरकारी आवास पर लाखों का पानी का बिल बकाया है। बिल ना भरने की वजह से बीएमसी ने सरकारी आवास को डिफॉल्टर लिस्ट में डाला हुआ है। यह खुलासा आरटीआई से हुआ है। बताया जा रहा है कि सीएम मंत्रियों के सरकारी आवास पर 24,56,000 के करीब का बकाया, पानी बिल बकाया। हम सीधे रुख करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी राजेश त्रिपाठी इस वक्त मौजूद हैं। राजेश, ये मंत्री पानी का बिल भरना क्यों भूल गए? जी रोमाना, इससे पहले भी देखने को मिला है कि अक्सर जो है जो मंत्रियों के आवास हैं और उनके जो बंगले हैं वहां पर पानी बिजली दोनों के बिल जो है नहीं भरने की समस्याएं होती रही हैं और हर साल ये जो है मुद्दा उठाया जाता है। आरटीआई कार्यकर्ता हो या विपक्ष हो, इस मुद्दे को उठाता है, लेकिन पता नहीं क्यों लापरवाहियां हर साल यहाँ पर होती देखने को मिलती हैं। वो नहीं तो डिफॉल्टर लिस्ट में शामिल हैं अब इन मंत्रियों के बंगले, तो अब सवाल ये कि देवेंद्र फडणवीस का भी शायद बंगले का इसमें बिल है, तो कुल मिलाकर इसका हल निकलेगा कैसे? इसमें देखिए, आज जो 2 दिन का जो है विधानसभा अधिवेशन यहाँ पे शुरू हो रहा है और वहां पर बीजेपी कई मुद्दों को लेकर के तमाम सवाल उठाने वाली है मौजूदा सरकार पर और ये मुद्दा भी अब शायद वहां पर बहुत ही बड़ा होने वाला है क्योंकि अभी कुछ जो बीजेपी के विधायक हैं उनके बयान आने शुरू हो गए हैं बिजली और पानी के बिल को लेकर के। तो जिस तरह से महाराष्ट्र के और सारे मुद्दे हैं उसको लेकर के बीजेपी मौजूदा सरकार को घेरने की पूरी कोशिश कर रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब बिल पर महाराष्ट्र में सियासी बवाल हो सकता है, जानकारी दे रहे थे राजेश त्रिपाठी।